तो हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी एक एसआईपी करने को सोच रहे हैं या एसआईपी आपने चालू कर लिया है। तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही होने वाला है खास। अगर आपने एसआईपी चालू कर लिया है या करने को सोच रहे हैं तो आप एक एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हैं कि मुझे 10 साल 20 साल 30 साल बाद 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ का एक रिक्वायरमेंट अमाउंट आने वाला है। तो वह मैं बता दूं कि आपका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी नहीं करनी है, हमें एसआईपी नहीं करनी है बल्कि हमें स्मार्ट एसआईपी करनी है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे कि आप अपने एसआईपी को स्मार्ट एसआईपी कैसे बना सकते हैं जिससे आपका एक्सपेक्टेशन भी पूरा हो और आपका गोल भी अचीव हो। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विस। अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अभी लाइक करने को नहीं बोलूंगा, पहले वीडियो को कंप्लीट देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में मैं। उसके बाद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग फाइनली अपने डिस्प्ले पेज पे लैंडिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें एसआईपी नहीं करनी है, स्मार्ट एसआईपी करनी है। उसका बिल्कुल मैं डाटा के ऊपर बात करूँगा, बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बात करूँगा। तो पहले इन्वेस्टर टाइप को समझते हैं कि इन्वेस्टर टाइप किस टाइप से होते हैं। जो पहला इन्वेस्टर होते हैं पैसिव एसआईपी इन्वेस्टर, दूसरा इन्वेस्टर होते हैं एक्टिव एसआईपी इन्वेस्टर। पैसिव एसआईपी इन्वेस्टर जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, एक बार एसआईपी कर दिया महीने में, उसका एसआईपी कट गया, उसके बाद उसको देखने का कभी जरूरत नहीं पड़ता, हर महीना कट रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है मार्केट से, उसको बोला जाता है पैसिव एसआईपी इन्वेस्टर। दूसरा होता है एक्टिव एसआईपी इन्वेस्टर। एक्टिव एसआईपी इन्वेस्टर वह होते हैं जो कि मार्केट को वीकली या मंथली ट्रैक करते रहते हैं राइट वे में। कई लोग रहते हैं राइट वे में ट्रैक नहीं करते हैं, डेली खोल खोल के अपना पोर्टफोलियो देखते रहते हैं, अपना फोलियो चेक करते रहते हैं, मेरा फंड ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, अरे कहीं नीचे जा रहा है मार्केट निकाल देते हैं, मार्केट कहीं पैसा डुबा ना दे, हम माइनस में ना चल जाएं। इसको मैं नहीं बोलूँगा कि इस कैटेगरी वाले लोग हैं, ये और ही कुछ कैटेगरी वाले लोग हैं, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर उन्हें बोला जाता है जो कि मंथली या हाफ ईयरली या साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो को ट्रैक करते हैं। अगर आपको डेली ट्रैक करना है तो उसके लिए मैं एक राइट वे बता रहा हूँ आपको। आप निफ्टी 50 को इंडेक्स को देखिए, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को देखिए, वहाँ पे उसका चार्ट फॉलो करिए, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना सीखिए, वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 हमने गूगल पे यहाँ पे सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे अपना मार्केट का समरी आ गया है। 12 जून का मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आज 13 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे आपको अप एंड डाउन का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा निफ्टी 50 के अंदर, या यहाँ पे बैंक निफ्टी भी लिख सकते हैं, बैंक निफ्टी का भी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे डेली एक्टिविटी करिए, अगर आपको देखना है डेली ट्रेक करना है तो यहाँ पे करिए, क्योंकि इसी से मार्केट अप एंड डाउन होता है, यहीं से आपका पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्टिंग दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट यहीं से करता है आपका। यहाँ पे जो अप जाएगा तो आपका फोलियो का वैल्यू भी ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे डाउन जाएगा तो आपका फोलियो का वैल्यू भी डाउन जाएगा। अगला बात करेंगे हम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम इसमें बात करेंगे दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट। कई प्रकार के होते हैं, कई लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग फ्लैट लेते हैं, फ्लैट को रेंट में देते हैं, कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। बेसिकली हम दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, दूसरा बात करेंगे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। पहला जो है लो रिस्क, इसमें आपका आएगा बैंक, एफडी, आरडी, पीपीएफ एंड एटीसी एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एफडी में आपको लो रिस्क रहेगा, वहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं रहेगा, लेकिन आपको रिटर्न वहाँ पे काफ़ी लो देखने को मिलेगा, 5 6 7 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। एक बात बताइए, आप भारत का इन्फ्लेशन 6% है और आप 5.5 या 6% में एफडी करेंगे तो आपका पैसा कैसे ग्रो होगा? आप खुद सोचिए, महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए मैं तो कंसीडर नहीं करूँगा कि बैंक एफडी करिए आरडी करिए, बस उसको आप एफडी करिए आरडी कर सकते हैं जिस अमाउंट का आपको 1 साल या अगले साल का रिक्वायरमेंट है, उसको आप
किसी इमरजेंसी फंड के लिए रखे हैं, 1 साल बाद के लिए यूज के लिए रखे हैं, तो उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे एफडी में रख सकते हैं। दूसरा बात करेंगे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट का। तो हाई रिस्क में आपका म्यूचुअल फंड, देन स्टॉक मार्केट, ये जो होते हैं वो आ जाते हैं हाई रिस्क में। यहाँ पे आपको रिटर्न भी हाई देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पर रिस्क को हम कई प्रकार से डाइवर्सिफाई भी अपना कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क को हम कुछ, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट सभी स्मॉल कैप में नहीं डालते हैं, हम सभी मिड कैप में नहीं डालते हैं, हम सभी अपना पैसा को लार्ज कैप में नहीं डालते हैं, हम यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके डालते हैं ताकि हमारा रिस्क उस हिसाब से मैनेज हो, हम कम रिस्क ले सकें, कम रिस्क हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो को। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क अपना मैनेजमेंट करने के लिए कई प्रकार के क्राइटेरिया होते हैं, तो प्रॉपर फॉलो करिए तो यहाँ पे भी रिस्क कम ही होता है। हाँ रिस्क होता है लेकिन उतना नहीं होता है अगर आप राइट वे में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वो भी मैं आगे बता रहा हूँ आपको। तो ये 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेकिन अगर आप एक बात और बता दूँ इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, अगर आपकी उम्र 22 से 25 या 30 की है और आप अभी अपना बिजनेस या नौकरी ज्वाइन किए हैं, तो आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या था? अगर आपने पहला नौकरी ज्वाइन किया था, जिनके लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप कर चुके हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने पहला इन्वेस्टमेंट अपना क्या किया था। देखिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है आपका अपने आप को, अपने फैमिली को सिक्योर करना, जो कि म्यूचुअल फंड और बैंक एफडी से आप सिक्योर नहीं हो सकते। आपको इसके लिए एक इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी कई प्रकार के होते हैं, तो पहला इन्वेस्टमेंट आपको इंश्योरेंस का लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत कम ही प्रीमियम आते हैं इंश्योरेंस में, तो पहला इन्वेस्टमेंट आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। मिनिमम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आप ऊपर कितना भी ले सकते हैं, ताकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उस टाइम हमारे फैमिली को किसी भी प्रकार से सफ़र ना करना पड़े। इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस बीमा के नाम से लोग डरते हैं, बिल्कुल ये चीज़ को आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ हो जाने के बाद आपके माध्यम से ही अगर घर चलता है, अगर आपको कुछ हो गया तो उस कंडीशन में आपका घर का आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा। अगर वहीं आप 1 करोड़ का टर्म प्लान लेके रखे हैं तो वो पैसा आपका फैमिली का आर्थिक कंडीशन को सुधार या बनाए रखने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए आपका पहला इन्वेस्टमेंट एक इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी आरडी या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको अपना इनकम का 30% ही करना चाहिए। 30% को आप कुछ इंश्योरेंस में करिए, कुछ म्यूचुअल फंड में करिए, कुछ स्टॉक्स में करिए अगर स्टॉक्स का ज्ञान है, कुछ बैंक में इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। इस टाइप से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? एक्सपेंस रेशियो वह होता है जैसे कि किसी भी एओएम, जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसका खर्चा बोल सकते हैं आप। उसका खुद का एओएम का खर्चा जो होता है उसको बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। तो चलिए डिस्प्ले में मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए अभी हम डिस्प्ले में आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो दिखाई दे रहा है। यहीं पे आप देख सकते हैं टाटा लार्ज कैप एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, 1.20% का है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड 1.10 का दिखा रहा है। यहीं बड़ोदरा का दिखा रहा है 0.94% का। तो इस टाइप का एक्सपेंस रेशियो होता है, यह कंपनी का खर्चे होते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट एओएम का खर्चा होता है। जैसे मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 लाख रुपए में से आपका कंपनी का 1200 रुपये यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का कट जाएगा। आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी एसआईपी में करनी है, कोई भी फंड में एसआईपी करनी है, तो आपको एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करना चाहिए कि मेरे एक्सपेंस रेशियो कितना है मेरे फंड का, कहीं खर्चा ज़्यादा तो नहीं है उसका। क्योंकि इसका फ़र्क आपको शॉर्ट टर्म में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन छोटा छोटा पैसा आपको लॉन्ग टर्म में ना लाखों का फ़र्क देखने को मिलेगा। इसलिए आपको एक्सपेंस रेशियो को बिल्कुल ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना है।
एकदम याद से नोटिस पॉइंट है। अब एक्सपेंस रेशियो दो टाइप के होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट फंड देख रहे हैं तो डायरेक्ट फंड में थोड़ा कम होता है, लेस एक्सपेंस रेशियो होता है। यहाँ पे हाई हाई एक्सपेंस रेशियो होता है। यहाँ पे हाई थोड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ फंड में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी आप लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी कुछ कमीशन जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है ग्रोथ ऑप्शन, और वहीं डायरेक्ट थोड़ा सा लेस पड़ता है आपके ग्रोथ के मुकाबले एक्सपेंस रेशो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कई लोग गलत म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। म्यूचुअल फंड उनको सिलेक्शन नहीं आता है, कोई बोल दिया, या तो कोई 20 साल 25 साल का पिछला रिकॉर्ड देख के ले लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराना फंड या नया फंड पास्ट में जो परफॉर्मेंस किया है वो आगे भी परफॉर्मेंस करेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा डाउन मार्केट स्टैंडर्ड डिवीजन कैपिटल रेशियो, ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अल्फा बीटा डाउन मार्केट स्टैंडर्ड डिवीजन कैपिटल रेशियो, इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आते तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम सब चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट एग्जिट लोड चार्ज के बारे में। एग्जिट लोड चार्ज होता क्या है, चलिए इसके लिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट लोड यहाँ पे दिखा रहा है 1% का। किसी भी फंड का 1% रहता है, किसी फंड का 2% रहता है, किसी का 0.5% रहता है, किसी का 2.5 रहता है। हमने एक मीडियम का लिया हुआ है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। एग्जिट लोड चार्ज वह चार्ज होता है जैसे कि एक पीरियड रहता है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिट लोड का अगर टाइम पीरियड है 1 साल का हमारा, अगर 1 साल दिखा रहा है तो यहाँ पे मान के चलिए आज मैंने कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदा है, अगर उसको 1 साल से पहले मैं उसको निकालता हूँ तो 1% का चार्ज हमसे ले लिया जाएगा बिना कुछ प्रॉफिट हुए। या तो लॉस में है हम या प्रॉफिट में है, किसी भी कंडीशन में है आप, वह 1% उनको काट के ही आपको देंगे वह। तो वह चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जिट लोड के अंतर्गत। तो इस चीज़ को भी आप पॉइंट को एकदम ध्यान में रखिए। किसी भी फंड लेने से पहले एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इन्फ्लेशन। तो चलिए हम इन्फ्लेशन को समझते हैं। इंडिया में 6% का अभी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जिसको बोला जाता है महंगाई। भारत में 6% का चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में 1-8% और बढ़ जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है काफ़ी सारा चीज़ का। अब वैसे भी रेट बढ़ा हुआ है। चलिए हम कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मान के चलिए 5,000 रुपये का एक अमाउंट लेते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड है 10 साल का। अगर एनुअल रिटर्न हम बात कर लेते हैं तो 15,000 रुपये का एनुअल रिटर्न है। तो आपको यहाँ पे 15% के एनुअल रिटर्न के हिसाब से आप देख सकते हैं 10 लाख में, अगर 10 साल में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप यहाँ पे अगर 5,000 रुपये मंथली SIP करते हैं 10 साल के लिए 15% रिटर्न के हिसाब से, तो आपका जो टोटल अमाउंट जमा होता है 6 लाख होता है। और वहीं वेल्थ वेल्थ गेन होता है 7.9 लाख, टोटल मिला के 13.9 लाख, लगभग 14 लाख समथिंग समथिंग आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन इसी को हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे देख सकते हैं अपने को बस टाइम पीरियड को बढ़ाना है, क्योंकि रिटर्न जो है एक्सपेक्टेशन 15% का मिल ही जाता है लॉन्ग टर्म में। मान के चलिए अभी 15% का रिटर्न करके हम देखते हैं यहाँ पे। तो 15% में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, वहीं 24.8 लाख का हमारा यहाँ पे वेल्थ गेन हुआ है। टोटल 33.8 लाख यहाँ पे दिखा रहा है, लगभग 34 लाख समथिंग।
समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, टाइम पीरियड को हम यहाँ पे 25 साल कर देते हैं। तो 25 साल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 करोड़ का यहाँ पे वेल्थ गेन दिखा रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए है, टोटल 1.6 करोड़ का दिखा रहा है। हमने यहाँ 5,000 रुपये SIP किया हुआ है 25 सालों के लिए 15% के हिसाब से। तो टोटल हमको यहाँ पे 1.6 करोड़ दिखने को मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग टर्म का खेल है। यहाँ पे SIP शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म के लिए SIP में इन्वेस्टमेंट करना है। हर एक वीडियो में SIP में मैं बोलता हूँ कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना है। SIP में इन्वेस्टमेंट करिए, हमेशा मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट करिए, SIP करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं भी करता हूँ SIP, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं SIP भी करता हूँ, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। यहीं पे हम इसको 30 साल का हॉरिजॉन्टल पीरियड कर देते हैं। अगर किसी की उम्र है 30 साल तो वह नेक्स्ट 30 साल के लिए अपना रिटायरमेंट टाइम के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है तो 30 साल के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे 30 साल में देख सकते हैं हमारा जो वेल्थ गेन हुआ है 3.3 करोड़, 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है, 3.5 करोड़ का टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ सकते हैं आप, यहाँ पे 3.5 करोड़ का यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट 30 साल के लिए 15% रिटर्न से। लेकिन गेम यहाँ पे होने वाला है 3.5 करोड़ का। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलने वाला है। कैसे नहीं मिलने वाला है, हम यहाँ पे एक और चीज ऐड करने वाले हैं, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के साथ हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है 92 लाख रुपए समथिंग आ जाता है। 3.5 करोड़ से सीधा सीधा 92। अगर 6% के हिसाब से यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया गया है, अगर 1-8% और बढ़ गया तो ये अमाउंट और ही कम हो जाएगा। इस चीज़ को 80% लोग नहीं सोचते हैं। आज SIP करने को सोच लिए, नॉर्मल SIP कैलकुलेटर निकाले, भैया आज कितना दिखा रहा है, आज 2,000 SIP करेंगे तो 20 साल बाद इतना हो जाएगा, 25 साल बाद इतना हो जाएगा। लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो ये सब चार्जेस को नहीं कैलकुलेट करते हैं, वो सब भी चार्ज माइनस होता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में लाखों का फ़र्क देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है भारत में। उस हिसाब से अब इसका भी सॉल्यूशन है कि आपका अगर 3 करोड़ 4 करोड़ का आपका एक गोल है, उसको भी आप अचीव कर सकते हैं SIP म्यूचुअल फंड के द्वारा ही। चलिए उसी के मुद्दे पर बात करते हैं। तो हमको हमारा जो गोल है, हमारा जो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट है वह कैसे मिलेगा, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का, वो आप इस पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट का देखिए 2 मूल मंत्र होता है म्यूचुअल फंड का, 2 मूल मंत्र। जो पहला मूल मंत्र है, आपको कभी भी बढ़ते मार्केट में SIP स्टॉप नहीं करनी है। पहला मूल मंत्र है, आपको कभी भी बढ़ते मार्केट में SIP स्टॉप नहीं करनी है। दूसरा, आपको कभी भी गिरते मार्केट में अपनी SIP को डर के अपनी SIP को डर के बिल्कुल बंद नहीं करनी है या नहीं भागना है। ये दूसरा पॉइंट जो है, यही सही समय होता है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। कभी भी आप देखेंगे कुछ महीनों कुछ सालों बाद 5% 10% मार्केट रिटर्न लेता है। आप इंडेक्स फंड को फॉलो करते रहिए, इंडेक्स को फॉलो करते रहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करते रहिए। महीना में एक बार कम से कम आप चार्ट बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट देखते रहिए। वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट कब नीचे आ रहा है, कब ऊपर जा रहा है। तो अगर आप मार्केट में हैं, मार्केट की नॉलेज है, इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो कभी भी आपको गिरते मार्केट में आपको कभी भागना नहीं है और बढ़ते मार्केट में कभी भी अपना SIP स्टॉप नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट भले मत करिए बढ़ते मार्केट में, SIP कंटिन्यू रखिए, लेकिन गिरते मार्केट में आपको कभी भी डर के भागना नहीं है। वही राइट टाइम होता है अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का। तो आप लमसम एक अमाउंट सोच के रखिए, उसका 30 या 40% आपको 20% 10% गिरावट देखने को मिले मार्केट में, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, जो कि आपका जो वेल्थ है, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है, उसको पूरा करने में यहाँ पे मदद मिलेगा। और आपको जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ,
एसआईपी करता हूँ, म्यूचुअल फंड में करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप भी इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट चालू करिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसके लिए अब जितना लेट करेंगे उतना लेट होते जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का खेल है, शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी खेल नहीं है ये। तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिए यहाँ पे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप बैंक, एफडी, आरटी, पीपीएफ वगैरह में रखिए, वहाँ आपका पैसा सेफ रहेगा, कम रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे हाई रिटर्न मिलेगा लेकिन हाई रिस्क भी रहेगा। तो आप अपना रिस्क को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आपको कहाँ पे सूटेबल लगता है। इस वीडियो में एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, ग्रोथ वर्सेस बोनस। अब ये क्या होता है, ग्रोथ और बोनस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपना प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटती है, जैसे कि मान के चलिए कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी का म्यूचुअल फंड हम खरीदे हैं, वहाँ पे एओएम में हमारा पैसा गया है, एसेट अंडर मैनेजमेंट में, वहाँ पे फंड मैनेजर बैठे हैं, वह हमारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पैसा को कौन कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह उनके ऊपर डिपेंड रहता है। और उस कंपनी के द्वारा हर एक साल प्रॉफिट में से एक कुछ परसेंट होता है, वह डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट शेयर होल्डर नहीं है, इसलिए हमारे एसेट अंडर मैनेजमेंट में वो पैसा आता है, और वो फंड मैनेजर हमको डिविडेंड के रूप में उसको बोनस के रूप में हमारे अकाउंट में देना चाहते हैं या ग्रोथ में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में लेना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड खरीदते टाइम वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ग्रोथ में डालना चाहते हैं या बोनस में डाल लेना चाहते हैं। तो मैं प्रिफर करूँगा ग्रोथ का, क्योंकि वहाँ पे जो आपको डिविडेंड मिलेंगे वह री इन्वेस्ट हो जाएंगे आपके फंड में, और वह कंपाउंडिंग में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल याद से रखिएगा, याद अगर भी इस वीडियो में है, इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिएगा कि हमें ग्रोथ में ही इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि बोनस लेना है। क्योंकि बोनस आप लेंगे अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन वह पैसा यूं ही खर्च हो जाएगा, इसलिए उसको आप रीइन्वेस्ट होने दीजिए। कंपाउंडिंग में, इंटरेस्ट में, लॉन्ग टर्म में बहुत आपको लाखों का वहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। तो मैं प्रीफर करूँगा यहाँ पे ग्रोथ को, ना कि बोनस को। बोनस बोनस भी अपनी जगह पे सही है, पर उनके लिए जो काफ़ी हाई वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए। तो चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं, हमें एसआईपी से स्मार्ट एसआईपी में अपना एसआईपी को कैसे कन्वर्ट करना है। हमें सही तरीक़ा से एवरेजिंग करना है, गिरते मार्केट में हमको अपना जो सेविंग करके रखें, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचा के रखें, उसका 40% आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है। 40% या 30% वो आपके ऊपर है। कभी भी डर के भागना नहीं है। बढ़ती मार्केट में आप भले इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं ना, लेकिन एसआईपी को कभी बंद नहीं करना है, ये चीज़ पहला याद रखिएगा, राइट एवरेजिंग। दूसरा जो पॉइंट है वो हमें जो बोनस मिलता है, बोनस नहीं लेना है, बोनस नहीं लेना है, ग्रोथ में डालना है, यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट का हर एक साल 10% अमाउंट आपको बढ़ाना है एसआईपी में। मान के चलते हैं अपने अमाउंट का 10% हर साल आपको बढ़ाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5,000 रुपये का हमारा एसआईपी है, तो इसमें 10% बढ़ाना है, मतलब 5500। अगले साल से 5500, उसके बाद से जो 5500 का 10% फिर निकालेंगे, उसके बाद उसका 10% निकालेंगे। ऐसे आपको इन्वेस्टमेंट को अपना 10% हर साल बढ़ाते जाना है। जो चौथा पॉइंट है, हर साल अपने बोल सकते हैं सैलरी या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे जो भी कर रहे हैं, आप सैलरी पे हैं तो सैलरी अपना हाइक आपका होना चाहिए 20%, एवरेजिंग लगभग 20% का आपका हर साल ग्रो होना चाहिए। अगर 20%, 15% आपका ग्रो नहीं हो रहा है तो आपको अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए या तो सैलरी बढ़ानी चाहिए। सैलरी बढ़ाने के लिए आपको ऐसा क्या करना है वो आपके ऊपर है, क्या मेहनत करना है। अपना इनकम को हर साल 15 से 20%, 30% आपको इंक्रीज करते जाना है। आज हम जो लाइफ स्टाइल यहाँ पे 20,000 रुपये मंथली में जी रहे हैं, वह लाइफ स्टाइल आने वाले समय में 50,000, 60,000, आज से 10 साल बाद 60,000, 70,000 रुपये में होने वाले हैं। तो इन्फ्लेशन को समझते हुए अपने इनकम को भी बढ़ानी चाहिए। ये इस वीडियो का मेन पॉइंट ये भी हो सकता है। पाँचवा, राइट म्यूचुअल फंड चूज़ करना है, पाँचवा पॉइंट। और छठवां पॉइंट,
छः पॉइंट हैं। कभी भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल नहीं करना है। आपको 10 साल 15 साल से ऊपर के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी में। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ, तो लिंक में मैंने जीरोधा रॉप स्टॉक का डीमेट अकाउंट का लिंक दे दिया है। आप वहाँ पे जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना एसआईपी का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग टाइम कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।